वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य केंद्र सरकार। केंद्र ने योजना के राज्यों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा की। टिकाऊ और किफ़ायती जलीय बैटरियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट अभियांत्रिकी को उन्नत बनाना। हाल ही में विकसित का एक नया इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग सुरक्षित, ज़्यादा चलने वाली और ज़्यादा किफ़ायती रिचार्जेबल जिंक बैटरी के विकास में योगदान दे सकता है। जलीय जिंक आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से कम लागत वाले सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। हालांकि जिंक डेंड्राइड वृद्धि, हाइड्रोजन उत्क्रमण, अभिक्रिया, जंग तथा खराब साइक्लिंग स्टेबिलिटी जैसी समस्याएं इसके व्यवसायीकरण में प्रमुख बाधाएं हैं। यह अध्ययन महंगी सामग्री पुनः डिजाइन के बजाय इंटरफेस अभियांत्रिकी के माध्यम से इन महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह कार्य बैटरी की सुरक्षा और कम लागत को बनाए रखते हुए उनकी आयु बढ़ाने के लिए एक व्यावसायिक तथा बड़े पैमाने पर लागू की जा सकने वाली रणनीति प्रदान करता है, जो बड़े पैमाने पर नवीनीकरण ऊर्जा के भंडार अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। शोधकर्ता जिंक एनोड की स्थिरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर के तहत इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन की भूमिका पर काम कर रहे हैं, जहां असल में इलेक्ट्रॉन केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 1,3 डाईऑक्सी प्रोपाइन 1 एमिडाजोल 3 आयन क्लोराइड नामक एक इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव विकसित किया है, जो जिंक मेटल की सतहों पर रचनात्मक रूप से अवशोषित होकर जलीय जिंक आयन बैटरियों के इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन को नियंत्रित करता है। उन्होंने ल्यूटामिक एसिड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH और पानी में घोला है, जिसके बाद उनमें ग्लाइऑक्सिल फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक एसिड मिलाया गया। इस मिश्रण को नाइट्रोजन वातावरण में 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 24 घंटे तक गर्म किया गया। इसके तहत मिश्रण का निष्कर्षण और बायोफिलाइजेशन किया गया, जिसमें BBIM एक क्रिस्टली पाउडर प्राप्त हुआ। BBIM एडिटिव में अनेक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर साइट होती हैं, जो जिंक धातु के साथ प्रबल अंतःक्रिया करती है। बैटरी के संचालन के दौरान BDIM नेगेटिव पोलराइज्ड जिंक का प्राथमिकता से अवशोषित होकर इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन पर स्थान ग्रहण करता है। यह अन्वेषण इंटरफेस से जल अणुओं को हटा देता है, जिससे पानी से होने वाली साइज रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन रक्त उत्क्रमण और जंग कम हो जाते हैं। परिणामस्वरूप हाइड्रोजन उत्क्रमण, जंग तथा डेंड्राइड का निर्माण प्रभावी रूप से दब जाता है। जिंक निक्षेपण की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रयोगशाला में निर्मित एक सूक्ष्म इलेक्ट्रोड, जिसे अल्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रोड कहा जाता है, को फास्ट स्कैन साइक्लिक वोल्टेमेट्री तकनीकी के साथ संयोजित किया गया है। UME का आकार लगभग 50 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इसके अत्यंत छोटे आकार के कारण इसमें
इसमें डिफ्यूजन बिहेवियर लीनियर से रेडियल या हेमिस्फेरिकल में बदल जाता है। ये विशेषता हाई स्कैन रेट पर और हाई स्कैन रेट पाने में मदद करती है, जबकि एफएससीवी चार्ज ट्रांसफ़र रिजीम में बदलाव को विजुअलाइज करने में मदद करता है, ताकि एडिटिव मिलाने पर स्कैन रेट कम हो सके। इससे उन्हें सीधे इंटरफेसियल चार्ज ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र काइनेटिक्स की जांच करने में मदद मिली है, जिससे जिंक डिस्पोजिशन मैकेनिज्म की नई समझ मिली है। आईएनएसटी मोहाली के वैज्ञानिक डॉक्टर रामेंद्र सुंदर डे के नेतृत्व में किया गया यह शोध एसीएम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है। इसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जलीय जिंक आयन बैटरियों AGIC ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण तथा बैटरी सुरक्षा और जीवन काल बढ़ाने की वाली तकनीकों को लागू किया जा सकता है। ये तकनीकी सुरक्षित, ज़्यादा चलने वाली, ज़्यादा किफ़ायती रिचार्जेबल बैटरियों के विकास में योगदान दे सकती है। उन्नत जिंक आयन बैटरियों का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण, बैकअप पावर सिस्टम और ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण में किया जा सकता है। बैटरी जीवन काल को बढ़ाकर प्रदर्शन में होने वाली गिरावट को कम करके यह तकनीकी रखरखाव लागत को बढ़ाने तथा सतत अवसंरचना को विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नामांकन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति के तहत 6,208 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड वितरण, जबकि मैट्रिक पूर्व नामांकन में 143% की भारी बढ़ोतरी। दो 2020-21 में मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अन्य के लिए 22-23 की मैट्रिक पूर्व छात्र योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने सहायता की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। 25-26 के दौरान केंद्र सरकार ने 562.36 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से 26.79 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ। एक अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 की अवधि में 2.36 लाख से बढ़कर 1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 से इसी अवधि में 5.75 लाख हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 61.93% उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। राज्य मंत्री रक्षा खड़गे ने भारत मंडपम में ऐतिहासिक एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। चैंपियनशिप फेलो भारत की नीति 2025 की परिकल्पना और वैश्विक खेल गंतव्य के रूप में भारत के उदय को दर्शाती है। यह चैंपियनशिप 19 से 24 जून 2026 तक आयोजित होने वाली है। एक सपना एक तलवार एक गौरव विषय पर आधारित यह समारोह
फेंसिंग की भावना खेल उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय जश्न का मनाएगा। विकास भी विरासत भी। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान। विरासत को अपनाएं। सितंबर 2017 में प्रारंभ तथा सितंबर 2023 में पुनर्गठित विरासत को अपनाएं 2.0 कार्यक्रम निजी कंपनियों, सार्वजनिक कंपनियों के क्षेत्र में उपक्रमों और एनजीओ, ट्रस्टों और सोसाइटियों के साथ सहयोग को सुदृढ़ रूपरेखा तैयार करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर आगंतुकों के लिए अनुकूल सुविधाओं का विकास रख रखाव करने का फोकस करता है। इसके लिए कॉरपोरेट CSR और अन्य प्रकार के योगदानों के माध्यम से मदद प्रदान की जाती है। मार्च 2026 तक विरासत को अपनाएं 2.0 के अंतर्गत कुल 30 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में के दौरान कुल मिलाकर 13.59 मिलियन आगंतुकों का आगमन दर्ज किया गया। तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद जो जनवरी 2015 में शुरू किया गया। फरवरी 2026 तक मंत्रालय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 28 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में 54 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। 32 परियोजनाएं वास्तविक रूप में पूरी की जा चुकी हैं। सोमनाथ प्रोमनेड विकास परियोजना की लागत 47.12 करोड़ रुपए। केदार प्रसाद परियोजना को पूरे केदार सर्किट के तीर्थयात्री सुविधाओं पहुंच के लिए वर्तमान में 5 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं। IIM रोहतक ने अपनी 2021 की रिपोर्ट केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रसाद मूल्यांकन इस योजना की उपलब्धि रेखांकित किया। चयनित विरासत स्थलों पर आगंतुक संतुष्टि यात्रा सुगमता स्थलों में सौंदर्य पूरक पहलुओं को बढ़ाने में सहायता की है। स्वदेश दर्शन 1.0 2014 से 15 में प्रारंभ स्वदेश दर्शन योजना थीमेटिक टूरिज्म सर्किट के पर्यटन और संरचना को एकीकृत विकास की योजना रही है। 76 पर्यटन और संरचना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान। मार्च 2025 तक 75 परियोजनाएं वास्तविक रूप में पूरी की जा चुकी। स्वदेश दर्शन 2.0 शुरू किया गया, जिनमें 53 परियोजनाओं को स्वीकृत की गई। चुनौती आधारित गंतव्य विकास CBDD स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत मार्च 2025 में प्रारंभ किया गया चुनौती आधारित गंतव्य विकास। इसमें 38 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पुरातत्व स्मारक संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्मारक और पुरातत्व विशेष मिशन राष्ट्रीय स्मारक पुरावशेष मिशन मार्च 2026 तक 1.84 लाख स्मारक दस्तावेजीकरण किया गया। हृदय योजना राष्ट्रीय धरोहर नगर विकास संवर्धन योजना हृदय जनवरी 2015 में शुरू किया गया। 12 शहरों में लागू। अजमेर, अमरावती, बादामी स्वच्छता पर्यटन और सामुदायिक विकास। अमृतसर, गया, वाराणसी में विरासत पुनरुद्धार समावेशिता आर्थिक विकास में प्राथमिकता दी गई। वारंगल और पुरी में पर्यटन सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि हुई। कांचीपुरम और मथुरा में सुरक्षा आधारभूत अवसंरचना सुधार देखा गया। वेलंकन्नी पर्यावरणीय स्थिरता विरासत संरक्षण के लिए विशेष उल्लेखनीय रहा। इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई। 13 दिसंबर 2021 को पुनरुद्धार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण में 355 करोड़ की लागत 5.5 एकड़ क्षेत्र किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर सीधे गंगा नदी को जोड़ती है।
सोमनाथ मंदिर के आसपास पुनर्निर्माण 1.5 किलोमीटर लंबे प्रॉमनेट का विकास किया गया। 1951 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनरुद्घाटन 75 वर्षगांठ के अवसर पर मेल खाता है। केदारनाथ के पुनर्विकास राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्वतमाला परियोजना। अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 26 जनवरी 2024 को। महाकाल लोक परियोजना मंदिर परिसर के आसपास विशाल। असम में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना कामाख्या मंदिर परिसर। कूटनीति और सुदृढ़ में पवित्र अवशेष के स्वदेशी वापसी। भगवान बुद्ध के पिपरावा अवशेष के 27 वर्ष बाद 2025 में वापस आई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, जिसे 108 वर्षों बाद 2021 में कनाडा के स्वदेश लाया गया। राम सीता लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमाएं 2020 में ब्रिटेन से वापस लाया गया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा ने भी पवित्र और सांस्कृतिक वस्तुएं वापस लाई गई। पवित्र अवशेष की वैश्विक प्रदर्शनी। वियतनाम 2025 में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। कालमिकिया रूस 2025 में 90,000 से अधिक आगंतुक। भूटान 2025 वैश्विक शांति पर्यटन महोत्सव के दौरान प्रदर्शनी। श्रीलंका 2026 कोलंबो स्थित गंगा रामाया मंदिर में प्रदर्शनी। इसके अलावा 2026 में घरेलू स्तर पर नई दिल्ली और लद्दाख में प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिनमें पुनः प्राप्त पिपरावा अभिलेख अवशेषों का प्रदर्शन किया गया। पूर्वावशेष की स्वदेश वापसी। 613 सांस्कृतिक कलाकृतियाँ भारत वापस लाई गई। 11 वस्तुएं संगठनों और संस्थानों को सौंप दी गई। 9 वस्तुएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय को ऋण पर दी गई। 1 वस्तु राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदान की गई। 14 वस्तुएं भारतीय विरासत को प्रदान की गई। संग्रहालय अनुदान योजना। नए संग्रहालयों की स्थापना के लिए 2014 में सरकार ने शुरू की। भारत का प्रथम पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय जनवरी 2025 गुजरात के वडनगर में जनवरी 2025 में स्थापित पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय ऐसा संग्रहालय जो अनुभविक पुरातात्विक अनुभव प्रदान करने वाला विश्व का एकमात्र संग्रहालय है। 5000 से अधिक पुरावस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। खाद्यान्न, डीएनए नमूने और कंकाल अवशेष जैसे जैविक अवशेष भी प्रदर्शित किए गए। यूनेस्को वैश्विक विरासत धरोहर स्थल 2014 से लेकर 25 में 12 नए स्थल सरोवर शामिल किए गए। भारत में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को सूची में शामिल। भारत में नई दिल्ली 2024 को यूनेस्को विश्व धरोहर में 46वें सत्र की मेजबानी की है। योग, कुंभ मेला, दीपावली, दुर्गा पूजा, गरबा भी शामिल हैं। 2025 सांस्कृतिक विरासत डिजिटलीकरण ज्ञान जून 2025 में शुरू किया गया। ज्ञान भारतम मिशन तो सरकार की एक पहल। इसका उद्देश्य भारत में विशाल पांडुलिपि विरासत संरक्षण, डिजिटलीकरण, प्रसार करना। 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम मानक संचालन प्रक्रिया। इसमें 1.29 लाख पांडुलिपियाँ आम जनता के लिए राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराई गई हैं। प्रौद्योगिकी आधारित संरक्षण में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, स्कैनिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मानचित्रण तथा ड्रोन आधारित सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। भाषणी 2022 में शुरू किए गए 350 से अधिक एआई मॉडलों और 4 मिलियन से अधिक भाषाएं सम्मिलित लेन देन सहित 22 भाषाओं और 36 भाषाओं टेक्स्ट 22 भाषाओं वॉइस का समर्थन करता है। काशी तमिल संगम महाकुंभ 2025 में आयोजन में रियल टाइम अनुवाद संभव बनाया। भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं के लिए एआई मॉडल विकसित कर रहा है, जबकि आदिवाणी, संताली, भाली, भीली और मुंडारी और गोंडी जैसी जनजातीय भाषाओं को डिजिटल संरक्षण अनुवाद के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत की पांडुलिपि विरासत के डिजिटलीकरण और उसके पाठ को समझने
के लिए एआई को उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। इसके लिए 482.85 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये प्राचीन पांडुलिपियों के लिए हैंड रिटन टेक्स्ट रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसे एआई सक्षम उपकरणों का उपयोग करता है। आदिवाणी भारत की जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विकसित एक एआई आधारित मंच है। ये हिंदी, अंग्रेजी, जनजातीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, युवा पीढ़ी के लिए भाषा अधिगम तथा लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं के डिजिटलीकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। अनुवादनी ई-कुंभ, SPPEL, संचिका और ज्ञान सेतु जैसे प्लेटफॉर्म बहुभाषी शिक्षा के विस्तार तथा लुप्तप्राय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। स्वयं जैसी डिजिटल शिक्षा मंचों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी जुड़े हैं। वैदिक विरासत पोर्टल सरकार ने मार्च 2023 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल में भारत प्राचीन वैदिक ज्ञान परंपराओं को व्यवस्थित रूप से संरक्षित, दस्तावेजीकृत और विद्वानों साधनों तथा आम जनता के लिए सुलभ बनाया गया। यह पोर्टल वैदिक विरासत का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की परंपराएं शामिल हैं। इसमें 500 से अधिक घंटे की रिकॉर्डिंग भी एकीकृत की गई है। फिल्म एवं दिव्य विरासत, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 2015 में राष्ट्रीय शुरू किया गया। दिसंबर 2025 तक इसमें 1469 टाइटल जो 4.3 लाख मिनट की फिल्म के बराबर डिजिटलीकरण किया जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय 2019 में 140.61 करोड़ की लागत से उद्घाटन किया गया। 19वीं सदी के पुनर्स्थापित गुलशन महल भी शामिल है। संग्रहालय भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों की यात्रा प्रस्तुत करता है। उपलब्धियों का संकलन 2014 से सरकार ने विरासत भी दर्शन पर आधारित एक केंद्रीकृत सतत दृष्टिकोण के नजरिए विरासत संरक्षण को बढ़ावा दिया।